हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का छठा भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यदि नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। अन्नदा बाबू आशा कर रहे थे कि योगेंद्र रमेश का अच्छा समाचार लेकर आएगा और यह झमेला आसानी से साफ हो जाएगा। योगेंद्र और अक्षय ने जब घर में प्रवेश किया तब अन्नदा बाबू ने उनके मुंह की ओर देखा। योगेंद्र ने कहा, पिताजी, तुम रमेश को इतना बढ़ावा दे दोगे यह मैं जानता ना था। मुझसे कहते तो क्या मैं उसके साथ बातचीत ना करा देता। अन्नदा बाबू बोले, रमेश के साथ हेम के विवाह में तुम्हारी ही मर्जी थी। तुमने स्वयं एक बार मेरे साथ इस बारे में बातें भी की थी। अगर तुमको रिश्ता मंजूर ना होता तो मैं तुम्हारी ओर से आशंका करता। योगेंद्र बोला, बाधा देने का विचार मेरे मन में नहीं हुआ, इसी वजह। अन्नदा बाबू ने कहा, इसमें इसी वजह की क्या जरूरत है? या तो स्वीकृति देते या बाधा देते, इसके अलावा और क्या होता? योगेंद्र बोला, एक बारगी इतना आगे बढ़ाना। अक्षय ने कहा, कितनी ही चीजें अपने आप बढ़ती हैं, उसे सहारा नहीं देना पड़ता। बढ़ते बढ़ते आप सीमा पर पहुंच जाती हैं। जो हो गया उसके लिए बेकार माथापच्ची से फायदा क्या? अब जो कर्तव्य है उसकी सलाह करो। अन्नदा बाबू ने कहा, रमेश से तुम लोगों की भेंट हुई? योगेंद्र बोला, अच्छी तरह हुई। उससे बढ़कर आशा नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी स्त्री से परिचय हो गया। अन्नदा बाबू ने कुछ ठहर कर पूछा, किसकी स्त्री के साथ परिचय हो गया? योगेंद्र बोला, रमेश की स्त्री के साथ। अन्नदा बाबू ने कहा, तुम क्या कहते हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किस रमेश की स्त्री? योगेंद्र बोला, हमारे रमेश की। 5-6 महीने पहले जब वह देश गया था तब वह विवाह करने के लिए ही गया था। अन्नदा बाबू ने शंका प्रकट की, कहा, लेकिन उसके पिता की मृत्यु होने से वह नहीं हो सका। योगेंद्र बोला, मृत्यु के पहले ही विवाह हो गया। अन्नदा बाबू सिर सहलाने लगे। कुछ देर सोचकर बोले, तब हेम के साथ उसका विवाह नहीं हो सकता। योगेंद्र ने कहा, हम भी यही कहते हैं। अन्नदा बाबू ने कहा, तुम जो कह रहे हो वह ठीक है, मगर शादी की सारी तैयारी जो हो गई है, इस रविवार को ना हो सकने की वजह से अगले रविवार के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। अब क्या तीसरा पत्र भेजना होगा? योगेंद्र ने कहा, विवाह रोकने की जरूरत ही क्या है? कुछ परिवर्तन से काम हो जाएगा। अन्नदा बाबू ने पूछा, परिवर्तन कैसा? योगेंद्र बोला, परिवर्तन की आवश्यकता है। रमेश के बदले और कोई पात्र ठीक करके रविवार को विवाह हो जाना चाहिए, नहीं तो लोगों के सामने मुंह कैसे दिखाया जाएगा? अन्नदा बाबू ने पूछा, इतनी जल्दी पात्र कहाँ मिलेगा? योगेंद्र बोला, आप निश्चिंत रहो। अन्नदा बाबू ने कहा, लेकिन हेम की भी राजी होनी चाहिए। योगेंद्र बोला, रमेश का हाल सुनने पर वह अवश्य राजी हो जाएगी। अन्नदा बाबू ने कहा, तुम्हें जो दिखे वही करो। रमेश अच्छा लड़का था, योग्य, विद्या और बुद्धि थी। हमारी उसकी बातें तय हुई कि वह इटावा में जाकर प्रैक्टिस करेगा। इसी बीच यह बखेड़ा हो गया। योगेंद्र बोला, इटावा में रमेश अब भी प्रैक्टिस कर सकता है। हेम को बुला लाऊं, क्योंकि अब अधिक समय नहीं है, उसकी राय जान ली जाए। योगेंद्र हेम के साथ कमरे में आया। अक्षय अपने स्थान से हटकर एक कोने में जाकर बैठ गया। योगेंद्र ने कहा, हेम, तुमसे कुछ बातें करनी हैं जो आवश्यक हैं। हेम चौकी पर बैठ गई, क्योंकि वह उसके लिए परीक्षा का समय था और वह धीरज रखना चाहती थी। योगेंद्र ने पूछा, रमेश के व्यवहार में तुम्हें संदेह का कोई कारण दिखाई नहीं देता? हेम, सच बताना। हेम ने केवल सिर हिला दिया। योगेंद्र बोला, उसने विवाह 1 सप्ताह के लिए टाल दिया। क्या उसमें ऐसा कोई कारण था जो हमें नहीं बताया जा सकता था? हेम ने नीची निगाह से कहा, कोई कारण तो होगा ही। योगेंद्र बोला, यह तो ठीक है, कारण तो है, लेकिन क्या वह संदेहजनक नहीं है?
उसे तुमसे खुलकर कहना था। हेम ने कहा, नहीं। रमेश पर उसका विश्वास देख योगेंद्र को क्रोध आया। उसने जरा कड़ाई के साथ कहा, तुम्हें याद होगा कि रमेश 6 महीने पहले अपने पिता के साथ देश गया था। उसके बाद उसकी चिट्ठी पत्री भी न आई। यह तुम जानती हो कि रमेश दोनों समय हम लोगों के पास आता था। कलकत्ता आकर भी वह हम लोगों से एक बार भी ना मिला। दूसरे मकान में छिपकर रहने लगा। इतने पर भी तुम लोग विश्वास कर उसे यहाँ ले आए। रमेश के इस आचरण का कोई अर्थ तुम लोगों की समझ में आया? क्या इसके विषय में कोई प्रश्न तुम लोगों के मन में नहीं उठा? रमेश पर इतना अधिक विश्वास है तुम्हारा? हेम निरुत्तर रही। योगेंद्र बोला, मैं जानता हूं कि तुम किसी पर भी संदेह नहीं करती। मुझ पर भी तुम्हारा बहुत विश्वास है। मैं स्वयं स्कूल जाकर खबर ले आया हूं कि रमेश अपनी स्त्री कमला को वहां रखकर पढ़ाता है। छुट्टी में भी उसने उसे वहीं रखने का विचारा। 2-3 दिन हुए रमेश के स्कूल की प्रधानाध्यापिका का एक पत्र मिला कि छुट्टी के समय कमला स्कूल में नहीं रह सकती। आज से छुट्टी मिली है। स्कूल की गाड़ी ने दर्जीपाड़ा के एक मकान में कमला को पहुंचा दिया। उस मकान में मैं स्वयं गया था। मैंने देखा कि कमला सेब काट काट कर दे रही है और रमेश उसके सामने बैठकर खा रहा है। रमेश से पूछा तो वह हाँ या नहीं कुछ भी कहना नहीं चाहता। तब क्या इतने पर भी तुम रमेश पर विश्वास रखना चाहती हो? उत्तर के लिए योगेंद्र ने हेम के चेहरे की ओर देखा तो उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्षण भर में वह अचेत चौकी से नीचे गिर गई। अन्नदा बाबू घबरा उठे। उन्होंने हेम के सिर को अपनी छाती से लगाकर कहा, बेटी, इन लोगों की बातों पर विश्वास न करना, सब झूठ है। योगेंद्र ने हेम को एक कोच पर लिटा दिया। उसके बाद पानी के छींटे दिए। अक्षय ने उसके मुंह पर हवा करनी शुरू की। हेम आंखें खोलकर चौंकी। अन्नदा बाबू की ओर देख उसने चीख कर कहा, पिताजी, अक्षय बाबू को यहाँ से हटाइए। यह दुष्ट है। मैं इसका चेहरा देखना नहीं चाहती। अक्षय पंखा पटक कर बाहर के दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। अन्नदा बाबू हेम के सिर पर हाथ फेरने लगे। वे ठंडी सांस लेकर बोले, बेटी। हेम की आंखों से धारा बहने लगी। उसकी सांस फूलने लगी। वह पिता की जंघा से छाती दबाकर उमड़ती हुई रुलाई रोकने की चेष्टा करने लगी। अन्नदा बाबू भर्राए स्वर में बोले, बेटी, तू निश्चिंत रहे। रमेश को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह अविश्वासी नहीं है। योगेंद्र ने अवश्य ही भूल की है। सुधार हो जाएगा। योगेंद्र ने कहा, पिताजी, झूठा भरोसा देने से उसे दूना कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी समय उसे सोचने विचारने का समय दीजिए। हेम उठ बैठी और योगेंद्र की ओर देखकर बोली, मुझे जो समझना था समझ चुकी। जब तक मैं उनके मुंह से बातें सुन न लूंगी तब तक मैं किसी की बात पर विश्वास न करूंगी। यह निश्चय है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं। इतना कह वह उठ बैठी। अन्नदा बाबू ने घबराहट से उसे रोककर कहा, तुम लेटी रहो, तुम्हारा जी अच्छा नहीं। हेम पिता का सहारा ले अपने सोने वाली कोठरी में चली गई। उसने बिछौने पर लेटकर कहा, पिताजी, कुछ देर में अकेली रहना चाहती हूँ। अन्नदा बाबू ने कहा, हरिया की माँ को बुला दो, वह तुम्हें पंखा झलेगी। अगर चाहोगी तो सिर दबा देगी। हेम ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। अन्नदा बाबू लेट गए। इस लड़की को 6 महीने की बच्ची छोड़ इसकी माँ मर गई। हेम की चिंता में वे उस समय से विकल रहे। बिना माँ की लड़की के हृदय को तनिक भी आघात न हो, अन्नदा बाबू ने सदैव इसका पूरा ध्यान रखा। उन्होंने हेम के कारण ही दूसरा विवाह तक नहीं किया। हेम के मुख पर अपनी दिवंगत पत्नी की छाप देखते थे। हेम को तनिक भी कष्ट न हो, यही उनकी आकांक्षा थी। आज उसके अनिष्ट की आशा से उनका हृदय बेचैन हो उठा। वे सोच में डूब गए। उधर रात को 9 बजे रमेश कमला के साथ सियालदह स्टेशन गया। सेकंड का एक डिब्बा पहले से ही रिजर्व करा लिया था। वे उसमें जाकर बैठे। किनारे की बेंच पर कमला का बिछौना बिछा रमेश ने कहा, तुम्हारे सोने का समय हो गया है, अब तुम सो जाओ।
कमला ने कहा, मैं खिड़की के पास बैठकर देखूंगी, जब नींद आएगी सो जाऊंगी। कमला प्लेटफॉर्म पर आते जाते लोगों को देखने लगी। रमेश अपनी चिंता में बैठा रहा। गाड़ी छूटते ही रमेश चौंका। उसने देखा कि एक जान पहचान का आदमी गाड़ी की तरफ दौड़ा आ रहा है। रेलवे कर्मचारी की बाधा से निकलकर वह आदमी किसी तरह गाड़ी में चढ़ गया। खींचा-खींची में उसकी चादर कर्मचारी के हाथों में रह गई। चादर लेने के लिए जब उसने खिड़की में झुककर हाथ बढ़ाया, तब रमेश ने पहचाना कि वह अक्षय था। चादर की खींचा-खींची के तमाशे से कमला की हंसी न रुकी। उसे बड़ा मजा आया। रमेश ने कहा, 10:30 बज गए हैं, अब तुम सो जाओ, सफर लंबा है, कहाँ तक जागती रहोगी। कमला ने उसकी आज्ञा का पालन किया, मगर बिछौने पर लेटकर जब तक उसे गहरी नींद न आई, वो ठहर ठहर कर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। उसे खींचतान वाली घटना पर हंसी आ रही थी। रमेश जानता था कि गांव से अक्षय का कोई संबंध नहीं, वह कलकत्ते का रहने वाला है। आज उसे दौड़कर कलकत्ता छोड़ता देख रमेश समझ गया कि वह उसके पीछे लगा है। अगर अक्षय उसके गांव में खोज शुरू करे तो वहां हर तरफ कानाफूसी होने लगे, मामला और बिगड़ जाएगा। यह सोचकर रमेश अशांत हो गया। बहुत रात होने पर रमेश थककर सो गया। जब वह दूसरे दिन ग्वालंदों में उठा तो रमेश ने देखा कि अक्षय मुंह पर चादर लपेटे तेजी से स्टीमर की ओर चला जा रहा था और इसी स्टीमर पर रमेश सवार होने वाला था। स्टीमर छूटने में देर थी। दूसरे घाट पर एक और स्टीमर छूटने की तैयारी में बार-बार सीटी दे रहा था। रमेश ने पूछा कि वह स्टीमर कहाँ जाएगा, तो मालूम हुआ कि पश्चिम की ओर जाने वाला है। तब रमेश शीघ्रता से उस स्टीमर पर सवार हो गया। एक कमरे में उसने कमला को बिठा दिया। उधर अक्षय दूसरे स्टीमर पर अन्य यात्रियों से पहले सवार हो गया था और एक ऐसे स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया कि वह जहाज पर चढ़ने वाले सभी आदमियों को देख सके। उसे आशा थी कि रमेश कमला के साथ इसी स्टीमर पर सवार होगा। उसने सोचा कि किसी होटल में रमेश कमला को खिला पिला रहा होगा, क्योंकि यात्रा में देर थी। वह स्टीमर सीटी देने लगा। तख्ते के ऊपर से यात्रियों का दल स्टीमर पर चढ़ने लगा। सीटी की आवाज से लोगों की शीघ्रता बढ़ने लगी, लेकिन आने वालों में रमेश का कोई निशान न मिला। जब यात्रियों का आना बंद हुआ तो तख्ता उठा लिया गया और कप्तान ने लंगर उठाने का आदेश दिया। तब अक्षय ने घबराकर कहा, मैं उतरूंगा। खलासियों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। डॉक दूर नहीं था। अक्षय कूद पड़ा और परेशान हो गया। किनारे पर भी उसे रमेश का कोई पता न लगा। थोड़ी देर पहले ही ग्वालंदों से पैसेंजर कलकत्ता की तरफ चली गई थी। अक्षय ने मन ही मन सोचा कि गाड़ी में सवार होते समय उसे रमेश ने देख लिया। रमेश उसकी चालाकी का अनुमान कर अपने देश न जा कलकत्ता वापस चला आया है। अगर कलकत्ता में कोई छिपने की चेष्टा करे तो उसे खोज निकालना बहुत मुश्किल है। यही सोच वह पछताने लगा। अक्षय दिन भर ग्वालंदों में बिताकर संध्या की गाड़ी से लौटा। कलकत्ता पहुंचते ही सबसे पहले वह रमेश के दर्जी पाड़े वाले मकान में गया। देखा तो दरवाजा बंद है। पूछकर मालूम हुआ कि वहां कोई नहीं आया। कोलू टोला आकर देखा तो रमेश के मकान में सन्नाटा था। तब अन्नदा बाबू के घर पहुंच उसने योगेंद्र से कहा, मैं उसे पकड़ न सका, वह भागने में सफल रहा। योगेंद्र ने पूछा, कैसे? तब अक्षय ने सारा हाल सुना दिया। अक्षय को देखकर रमेश का कमला के साथ भागना सुन योगेंद्र का संदेह निश्चित विश्वास में बदल गया। योगेंद्र बोला, लेकिन रमेश की यह युक्तियां किसी काम ना आएंगी। केवल हेम ही नहीं, पिताजी ने भी यही रट लगाई है कि रमेश के मुंह से सारी बातें सुने बिना वे किसी तरह उस पर अविश्वास ना करेंगे। यहाँ तक कि यदि रमेश आज भी आकर पिताजी से कह दे कि वह सच्चा है, तब वे
हेम के साथ उसका विवाह करने में देरी न करेंगे। इन लोगों के कारण मैं बड़ी कठिनाई में पड़ा हूँ। पिताजी हेम का कष्ट सह नहीं सकते। अगर हेम जिद करे कि रमेश की दूसरी स्त्री रहे, मैं उससे ही विवाह करूंगी, तो पिताजी इस पर राजी हो जाएंगे। जैसे भी हो, रमेश से यह बातें कबूल करानी पड़ेंगी। तुम्हारे हताश होने से काम नहीं चलेगा। अक्षय चाय पीते पीते कुछ सोचने लगा। इसी समय अन्नदा बाबू हेम के साथ चाय के कमरे में आए। अक्षय को देखते ही हेम कमरे से बाहर चली गई। योगेंद्र ने क्रोध से कहा, यह हेम की बड़ी भूल है। पिताजी, तुम हेम की इस अभद्रता को सहन मत करो। उसे जबरदस्ती यहाँ ले आना चाहिए। इतना कहकर योगेंद्र ने हेम को कई बार जोर से पुकारा, परंतु हेम सुनकर भी न लौटी। वह चुपचाप अपने कमरे में ऊपर चली गई। अक्षय ने कहा, योगेंद्र, जल्दी में तुम काम को खराब कर दोगे। उसके सामने मेरे संबंध की कोई बातचीत ही मत करो। समय पर इसका फैसला होगा। जबरदस्ती करने से सब किया कराया चौपट हो सकता है। अक्षय चला गया। उसमें साहस था। चाहे सब उसके प्रतिकूल हों, फिर भी चिपका रहना जानता है। उसके चेहरे के भाव विकार रहित रहते हैं। वह चिढ़कर कभी गंभीर मुंह वहां से हटता नहीं। अपमान से वह विचलित नहीं होता। उसके साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना हो, वह ज्यों का त्यों रहता है। वह अड़ियल आदमी है। अक्षय के जाने पर अन्नदा बाबू हेम को चाय की टेबल पर ले आए। कपोल पीले थे। उसकी आंखों के नीचे काली रेखा पड़ गई। कमरे में आते ही उसने निगाहें नीची कर ली। वह जानती थी कि योगेंद्र रमेश पर नाराज है, उसके खिलाफ कठोर विचार कर रहा है। इसलिए योगेंद्र के साथ बातचीत करना उसके लिए कठिन हो गया। यद्यपि रमेश पर हेम को विश्वास था, तथापि विचार को बिल्कुल उठा देने से काम नहीं चलता। कल योगेंद्र के सामने हेम अपनी दृढ़ता दिखाकर चली गई थी, लेकिन रात को उसका बल भरपूर ना रहा। वास्तव में रमेश के व्यवहार का कोई अर्थ उसकी समझ में नहीं आया। हेम अपने विश्वास में संदेह को घुसने नहीं देना चाहती, मगर वह जब शांत चित्त सोचने बैठी, तो उसे स्वयं रमेश का व्यवहार उचित न जान पड़ा। अन्नदा बाबू रात भर समझते रहे कि हेम बिछौना पर इधर उधर करवटें बदल रही थी। वे बीच बीच में उसकी कोठरी में पहुंचकर पूछने आते थे, बेटी, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? हेम नलिनी कह देती थी, पिताजी तुम मत जागो, मुझे नींद आ रही है। दूसरे दिन प्रातः हेम ने छत पर जाकर देखा तो रमेश के घर के सभी दरवाजे एवं खिड़की बंद थी। जब सूर्य मकानों की चोटी पर दिखाई दिया, तब हेम को यह नवीन अभ्युदित दिन शुष्क शून्य जान पड़ा। वह छत के एक कोने में बैठकर रोने लगी। आज सारे दिन वह न आएगा। चाय के समय उसकी आशा नहीं। यह भी दूर हो गया है कि बगल के मकान में ही रमेश है। हेम, हेम, अन्नदा बाबू ने पुकारा। हेम ने आंसू पोंछ कर उत्तर दिया, क्या है पिताजी? अन्नदा बाबू ने छत पर आ हेम की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आज मुझे देर हो गई। अन्नदा बाबू रात को सो नहीं सके। भोर को उन्हें नींद आ गई थी। वे रोशनी पड़ते ही उठे और हेम की खबर लेने लगे। उन्होंने देखा कि वह घर में नहीं है। हेम को अकेली ऊपर घूमते देख उनके हृदय में ठेस लगी। उन्होंने कहा, चलो बेटी, चाय पी लो। हेम की इच्छा नहीं थी कि वह योगेंद्र के सामने बैठकर चाय पिए, लेकिन वह जानती थी कि नियम के विरुद्ध काम से उसके पिता को कष्ट होता है। इसके अलावा वह अपने हाथ से अपने पिता के प्याले में चाय उड़ेलती थी। इस सेवा से उसने स्वयं को वंचित होने नहीं दिया। नीचे कमरे में पहुंचने से पहले जब उसने बाहर से ही सुना कि योगेंद्र के साथ कोई बात कर रहा है, तब उसको एकाएक याद आई कि शायद रमेश आया है। उसने कमरे में जाकर देखा तो अक्षय है। वह अपने को संभाल न सकी, उसी दम लौट आई। दूसरी बार जाकर वह अपने पिता की कुर्सी के पास खड़ी हो उनके प्याले में चाय डालने लगी। हेम के व्यवहार से योगेंद्र बहुत चिढ़ा था। हेम रमेश के लिए जो शोक का अनुभव कर रही थी,
वह उसे असहनीय था। जब उसने देखा कि अन्नदा बाबू इस शोक में उसका साथ दे रहे हैं, तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा कि हम लोग जो स्नेह के कारण कर्तव्य पालन की चेष्टा कर रहे हैं, उसके लिए वह मन ही मन हमें दोषी समझ रही है। योगेंद्र ने कहा, सुना है पिताजी कि कल रात क्या हुआ? अन्नदा बाबू ने कहा, नहीं। योगेंद्र बोला, रमेश कल अपनी स्त्री को लेकर रेल से अपने देश जा रहा था। अक्षय को उसी गाड़ी में चढ़ते देखा तो वह देश ना जाकर फिर कलकत्ता लौट आया है। वह हम लोगों की नजरों से बचकर रहना चाहता है। यह सरासर उसकी ज्यादती है। यह सुन हेम के हाथ कांपे, चाय हाथ से गिर गई। तब योगेंद्र उसके मुंह की ओर देखकर बोला, भागने की आवश्यकता क्या थी? यह मेरी समझ में नहीं आया। अक्षय के सामने पर्दा कैसा? एक तो यह प्रेम व्यवहार ही खूब हुआ, उसके बाद कायरता से चोर की भांति भागते फिरना मुझे तो बहुत ही खराब जंचता है। ना मालूम तुम क्या समझती हो। इस तरह भागना उसके अपराध का सबूत है। रमेश का व्यवहार घृणास्पद है। इसका सबूत मिल गया है। हेम ने कांपते स्वर में कहा, दादा, मैं सबूत की परवाह नहीं करती। तुम लोग ही इसका विचार करो, मैं विचारक नहीं। मैं उन पर संदेह नहीं कर सकती। योगेंद्र बोला, तुम्हारे साथ जिसका विवाह हो रहा है, क्या उससे हम लोगों का कोई संबंध नहीं? हेम ने कहा, विवाह की बात मैं नहीं करती हूँ। तुम लोग यह संबंध तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, यह तुम लोगों की इच्छा पर है, लेकिन मेरा मन मोड़ने के लिए झूठी चेष्टा ना करो। हेम रो उठी। अन्नदा बाबू ने तुरंत उससे कहा, चलो हेम, चलें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।